Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss about 13th chapter of EVS, that is force, work and energy. So in this chapter we will study about what is force, how force change thing, kind of forces, what are work and energy and forms of energy. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फोर्स से, क्योंकि फोर्स यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है. व्हाट इज फोर्स? Force is needed to make something move, stop, change direction or position, speed up, slow down or even change shape. Force is needed for everything we do every day. फोर्स क्या होता है? देखिए, फोर्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. हम लोग जो कुछ भी अपने डेली लाइफ में करते हैं वो बिना फोर्स के नहीं करते हैं. मतलब यदि हम उठ के चल रहे हैं तो उसमें फोर्स लग रहा है. यदि हम कोई काम कर रहे हैं तो वो फोर्स है. यदि हम अपनी स्पीड में धीमे धीमे चल रहे हैं या फिर तेज तेज चल रहे हैं तो भी फोर्स लग रहा है. मतलब कहने का कि कोई भी मूवमेंट हो रहा हो, कोई भी वर्क हो रहा हो, वो फोर्स के कारण ही होता है. क्योंकि इसका मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कि हमारी डेली लाइफ में फोर्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. फिर हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ फोर्स. तो देखिए, फोर्स कितने टाइप्स के होते हैं. व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ फोर्स वी इनकाउंटर और यूज इन आवर डेली लाइफ्स. लेट अस रीड अबाउट द टाइप ऑफ फोर्स. तो फर्स्ट वन इज द मस्कुलर और ह्यूमन फोर्स. तो हम लोग पढ़ेंगे मस्कुलर और ह्यूमन फोर्स क्या होता है. अवर मसल्स हेल्प अस टू अप्लाई और एक्सर्ट फोर्स. वी आर एबल टू मूव, रन, टू वर्क एंड सिंपल टास्क बाय अप्लाइंग मस्कुलर फोर्स. तो देखिए, मस्कुलर फोर्स क्या होता है. हम अपनी डेली रूटीन पे जो भी काम करते हैं, मतलब अपने हाथों के द्वारा हम कोई सामान को उठा रहे हैं, है ना, कोई चीज़ खींच रहे हैं. इस पिक्चर पे देखिए, कोई लड़का कार को पुश कर रहा है. एक बच्चा जो है वो बॉल को पकड़ रहा है, उसके लिए वो मूवमेंट कर रहा है. और यहाँ इस फिगर में एक लड़का जो है वो किसी चीज़ को पुल कर रहा है. तो मतलब जो कुछ भी हम लोग वर्क करते हैं उसमें हमारी मसल्स फोर्स लगता है. मतलब उसी को ही मस्कुलर फोर्स कहते हैं. और मसल्स ही हेल्प करती है इस फोर्स को लगने के द्वारा. तो मसल्स के द्वारा लगता है, इसलिए इसका नाम हो गया मस्कुलर या फिर ह्यूमन फोर्स. क्योंकि ये ह्यूमन के द्वारा मसल्स के द्वारा लगाया जाता है, इसलिए इसका नाम है मस्कुलर फोर्स. If our muscles are weak, we are unable to perform tasks which require greater force to be applied. यदि हमारी मसल्स वीक होंगी, कमज़ोर होंगी, तो हम लोग कोई भी काम करने को हम कोई भी काम करने के लिए एबल नहीं हो पाएंगे, अनेबल हो जाएंगी. क्योंकि मसल्स वीक होंगी तो हम कोई भी काम नहीं कर पाएंगे, किसी चीज़ को पुश नहीं कर पाएंगे, पुल नहीं कर पाएंगे. तो ये सारे वर्क करने के लिए हमारी मसल्स का मजबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. नेक्स्ट है मैकेनिकल फोर्स. When it becomes difficult for human force to work, mechanical force is used. For example, crane are used to lift heavy boulders on construction sites. देखिए, मैकेनिकल फोर्स क्या होता है. ऐसा फोर्स जिसको ह्यूमन अपने फोर्स के द्वारा काम नहीं कर पाता. मतलब ह्यूमन जो है वो मसल्स के द्वारा, मसल्स फोर्स लगाती है तो मस्कुलर फोर्स होता है. तो ऐसा कोई भी काम जो हम लोग नहीं कर सकते हैं और हमारी मसल्स के फोर्स लगाने से ज़्यादा मेहनत का वो काम है, तो उसको हम लोग मैकेनिकल फोर्स कहते हैं. यहाँ पे आप एग्जांपल पे देखिए, जैसे बहुत सारे सामान को, हैवी सामान को या फिर कंस्ट्रक्शन साइट्स वगैरह को उठाने के लिए क्रेन का यूज करते हैं. आपने देखा होगा, इस पिक्चर पे दिखाया जा रहा है. तो जो क्रेन मशीन जो होती है वो इस सामान को उठाती है, तो जो क्रेन पे फोर्स लग रहा है वही कहलाता है मैकेनिकल फोर्स. नेक्स्ट है इलास्टिक फोर्स. रोप एंड इलास्टिक्स रबर बैंड आर एग्जाम्पल ऑफ इलास्टिक फोर्स. देखिए, रोप जो होती है, रस्सियाँ होती हैं, या फिर रबर बैंड जो है वो इलास्टिक फोर्स का एग्जाम्पल होती हैं. माउंटेनर्स एंड रॉक क्लाइंबर्स, even army commanders are high quality elastic ropes which help them scale mountains and climb rocky hills. Elastic force is used in single things like rubber band for the hair or a कटापुल्ट. तो इलास्टिक फोर्स क्या होता है, इसको माउंटेनर, जो आपने देखा होगा, जो माउंटेनर्स होते हैं हमारे, वो माउंटेन पे चलने के लिए एक रस्सी का यूज करते हैं, है ना. आर्मी कमांड्स जो होते हैं वो भी हाई क्वालिटी की इलास्टिक रोप का यूज करते हैं. तो रोप के द्वारा जब कोई ह्यूमन उस रोप को खींचता है तो वहाँ पे जो फोर्स लगता है उसी को ही बोला जाता है इलास्टिक फोर्स. देखिए, इस फिगर पे यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि बच्चा कैसे रस्सी को पकड़ करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है.
तो ये होता है इलास्टिक फोर्स। नेक्स्ट है ग्रेविटेशनल फोर्स। द कोर और द सेंटर ऑफ द अर्थ इज वेरी हॉट, सो हॉट दैट द आयरन फाउंड एट दिस डेप्थ इज इन लिक्विड फॉर्म। हम लोग जानते हैं कि जो हमारा अर्थ है उसका जो कोर है, या हम उसी को ही सेंटर बोले, कोर का मतलब होता है हमारे अर्थ का सेंटर पॉइंट, तो वो जो है वो बहुत हॉट है और उसकी गहराई पे आयरन पाया जाता है लिक्विड फॉर्म पे। दिस आयरन बिहेव लाइक अ वेरी लार्ज मैग्नेट एंड अट्रैक्ट ऑल मटेरियल टूवर्ड्स इटसेल्फ, दैट इज वाई व्हेन यू थ्रो अ बॉल इन द एयर इट फॉल्स बैक। तो वो जो आयरन है वो बहुत बड़े एक मैग्नेट का काम करता है और हमारी अर्थ सरफेस में कोई भी मटेरियल गिरता है तो वो नीचे की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, क्योंकि जो हमारी अर्थ है वो बहुत बड़े से एक मैग्नेट की तरह काम करती है। और यही एक रीजन है कि यदि हम लोग बॉल को एयर पे ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वापस आकर के नीचे आ जाती है, क्योंकि उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। द फोर्स दैट अट्रैक्ट द बॉल इज ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स, विदाउट इट वी वुड ऑल फ्लोट अवे इनटू द एयर। तो इस तरीके से ये हुआ ग्रेविटेशनल फोर्स। नेक्स्ट है फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शंस इज अ फोर्स विच होल्ड बैक द मूवमेंट ऑफ स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट। जो फ्रिक्शंस होता है वो एक तरीके का फोर्स होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को जो कि स्लाइड करता है उसके मूवमेंट को पकड़ करके रखता है। व्हेन टू सरफेस रब अगेंस्ट ईच अदर दे कॉजेस फ्रिक्शंस। फ्रिक्शनल फोर्स prevent us from falling when we walk, run to skate. The force of air on the aeroplane help it to fly. If you visit a water park, water frictions help you slide smoothly down the slippery slide in the water without falling. तो देखिए आपने देखा होगा जैसे इस फिगर पे ये देखिए बच्चा क्या कर रहा है, स्केटिंग कर रहा है ना। तो जो लोग क्या करते हैं, स्केटिंग वगैरह करते हैं तो वो कैसे चलते हैं, तो उनके जो स्केटिंग वाले जो शूज होते हैं वो हमारी अर्थ सरफेस से क्या करते हैं, उसके कांटेक्ट पे आते हैं। और यदि फ्रिक्शनल फोर्स तभी लगेगा जब दोनों सरफेस क्या हो, रब हो, मतलब बहुत ज़्यादा चिकनी ना हो, खुरदुरी हो, तो इसके फ्रिक्शनल फोर्स तभी लगता है। और फ्रिक्शनल फोर्स के कारण ही हम लोग ज़मीन पे आसानी से चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, स्केटिंग कर सकते हैं। और इसके अलावा ये फोर्स जो होता है वो एरोप्लेन को फ्लाई करने पे भी हेल्प करता है। तो इसी तरीके से आप लोगों ने वाटर पार्क पे कभी आप गए होंगे तो वाटर फ्रिक्शन वहाँ पे हेल्प करता है, जिसके कारण वाटर पे हम लोग आसानी से चल सकते हैं और बिना गिरे। तो इस तरीके से ये हुआ फ्रिक्शनल फोर्स। अब हम लोग पढ़ेंगे नेचुरल फोर्स के बारे में। तो नेचुरल फोर्स क्या होता है, देखिए, स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो विथ ग्रेट फोर्स दैट डिस्ट्रॉय लाइफ एंड मटेरियल, साइक्लोन्स एंड यूरिकेन्स आर फॉर्म ऑफ नेचुरल फोर्स। Tsunami, volcano and earthquake are other example of how mother nature apply force which can change life or our planet। तो नेचुरल फोर्स क्या होता है, जो नेचर के द्वारा आता है। देखिए नेचुरल का मतलब ही यही है, जो चीज़ नेचर से आती है वही नेचुरल कहलाता है। तो नेचुरल फोर्स क्या होता है, जैसे बहुत स्ट्रॉन्ग विंड चलें, है ना, तब उसमें बहुत सारा फोर्स लगता है जिसकी वजह से हमारी लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाती है। और यदि हम लोग पानी में बात करें, सी वगैरह में, तो सुनामी वगैरह आते हैं, वेलकोनो, अर्थक्वेक अचानक से आते हैं। तो ये सब क्यों आते हैं, इसमें अंदर से कहीं ना कहीं फोर्स लगता है और उसी फोर्स को हम लोग नेचुरल फोर्स कहते हैं। मतलब नेचर उन पे फोर्स लगाती है जिसकी वजह से अर्थक्वेक, वोल्केनो हो गया, सुनामी जैसी चीज़ें होती हैं, क्योंकि इसमें नेचर एक फोर्स अप्लाई करती है जिसकी वजह से इसका जो पानी है वो बाहर आता है और ह्यूमन लाइफ डिस्ट्रैक्ट होती है इसकी वजह से। तो ये हो गया हमारा फोर्स के बारे में। हम लोगों ने फोर्स के बारे में पढ़ा, टाइप्स ऑफ फोर्स देखा। तो हमने देखा फोर्स कितने टाइप के होते हैं, 6 टाइप्स के होते हैं। आपको नाम बहुत अच्छी तरीके से याद करना है। मस्कुलर फोर्स, मैकेनिकल फोर्स, इलास्टिक फोर्स, ग्रेविटेशनल, फ्रिक्शनल एंड नेचुरल फोर्स। तो हमारा ये जो फोर्स टॉपिक था ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे वर्क के बारे में। तो वर्क क्या होता है, व्हेन वी आर वॉकिंग अबाउट, लिफ्टिंग थिंग्स, ड्राइविंग और रनिंग, वी आर सेड टू बी वर्किंग इन साइंस। वर्किंग इन साइंस, वर्क मीन्स मूवमेंट विच रिजल्ट इन सम चेंज। तो देखिए जब हम लोग कोई भी काम करते हैं, जैसे चलते हैं, कोई सामान को उठाते हैं, ड्राइविंग करते हैं, रनिंग करते हैं, तो हम लोग बोलते हैं ना हम लोग काम कर रहे हैं, वर्किंग कर रहे हैं। तो साइंस में वर्क का मतलब क्या होता है कि एक तरीके का मूवमेंट जिसके कारण कोई ना कोई चेंज हो, उसे ही हम वर्क बोलेंगे। सो सिटिंग एट द विंडो एंड लिसनिंग टू द वर्ड्स चिरपिंग साउंड ब्यूटीफुल इज नॉट कंसिडर्ड वर्क। तो हम लोग यदि विंडो पे बैठे हैं या फिर हम लोग
वर्ड्स का साउंड सुन रहे हैं, जो वर्ड्स की आवाज़ होती है, तो उसको वर्क जो है वो कंसिडर नहीं किया जाता है। ह्यूमंस कैन नॉट परफॉर्म ऑल काइंड ऑफ वर्क। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन नॉट डिग अ टनल इन अ माउंटेन विथ योर हैंड, यू नीड अ मशीन्स। तो ह्यूमन जो है वो कई तरीके के वर्क को परफॉर्म नहीं कर सकता है ना। वर्क हम लोग बोलते हैं जो भी हम लोग चल रहे हैं, खा रहे हैं, दौड़ रहे हैं, वो सभी वर्क है, लेकिन कुछ वर्क ऐसे भी होते हैं जो ह्यूमन के बस में नहीं होते हैं, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, मशीन्स का यूज करते हैं उस तरीके के वर्क को करने के लिए। जैसे आपको बोला जाए कि माउंटेन में टनल को खोदिए, तो आप वो नहीं बना सकते हैं, हमारे हाथ उस कैपेबल नहीं होते हैं कि हैंड से हम उस काम को परफॉर्म कर सकें, इसके लिए हमें मशीन की ज़रूरत पड़ती है। मतलब कुछ वर्क ऐसे होते हैं जिसको ह्यूमन अच्छी तरीके से नहीं कर सकता है, उनके लिए हमें मशीन्स की आवश्यकता पड़ती है। तो देखिए सिंपल मशीन्स नेक्स्ट है। तो देयर आर मैनी टाइप ऑफ मशीन, हाउएवर अ सिंपल मशीन इज वन which is able to perform simple function with ease like a human beings. These machines help us to perform tasks speedily and with less than effort. तो देखिए सिंपल मशीन्स क्या होती हैं, सिंपल मशीन वो होती हैं जो सिंपल फंक्शन को परफॉर्म करती हैं और जिसको ह्यूमन के द्वारा चलाया जाता है। मतलब हम लोग हेल्प लेंगे मशीन से, लेकिन उसमें मशीन को चलाने का काम, उस मशीन को कहाँ वर्क करना है, उसका काम जो है वो ह्यूमन करता है और बाकी जो मेन काम होता है वो मशीन से होता है। इससे ह्यूमन एफर्ट कम लगता है, इसलिए हम लोग मशीन का यूज करते हैं। फिर देखिए यहाँ पे टाइप्स ऑफ मशीन्स बताया गया है, इसके जो मेन है मशीन्स के नाम वो बताया, जैसे लेवर्स हो गया और व्हील एंड एक्सल हो गया, इंक्लाइंड प्लेन हो गया, वेज, पुली, स्क्रू, ये सारी चीज़ें मशीन्स के अंदर आती हैं। इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है एनर्जी। हाउ इज इट पॉसिबल फॉर अस टू वर्क, प्ले एंड स्टडी। क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम लोग खेल सकें और पढ़ सकें बिना एनर्जी के। हाउ डज ईटिंग हेल्दी फूड हेल्प अस अवर बॉडी। तो जो हम लोग खाते हैं वो हमारी बॉडी में किस प्रकार से हेल्प करता है। वेल इट्स सिंपल, व्हेन वी ईट फूड इट इज कन्वर्टेड और चेंज टू एनर्जी। बहुत सिंपल है, हम लोग जो कुछ भी खाते हैं वो एनर्जी के फॉर्म पे चेंज होता है, जिसके वजह से ही हम लोग काम कर सकते हैं, क्योंकि एनर्जी नहीं रहेगी तो हम लोग कोई काम नहीं करेंगे। और एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, फूड से मिलती है। इसलिए बोला जाता है कि एनर्जी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब एनर्जी लेने के लिए हमें बहुत सारी हेल्दी चीज़ों को खाना चाहिए। एनर्जी इज़ द सोर्स विच हेल्प अस टू लीड आवर लाइव्स कंफर्टेबली विदाउट इट। एनर्जी एक सोर्स है जिसके बिना हम लोग अपनी लाइफ को कंफर्टेबली मतलब नहीं बना सकते हैं, यदि एनर्जी नहीं होगी तो। वी वुड बी इनकैपेबल ऑफ कैरिंग आउट एनी काइंड ऑफ वर्क। हम लोग बहुत सारे वर्क करने के लिए इनकैपेबल होंगे, क्योंकि यदि हमारे पास एनर्जी नहीं होगी तो। लेट अस लर्न अबाउट हाउ वी रिसीव एनर्जी फ्रॉम सोर्स आउटसाइड अवर बॉडी एंड अदर देन फूड। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे किस तरीके से हम लोग एनर्जी के लिए कौन कौन से सोर्स को यूज करते हैं अपनी बॉडी के आउटसाइड में। मतलब खाना खा करके तो हम लोग अपनी बॉडी पे एनर्जी लेते हैं, लेकिन बिना खाए मतलब बॉडी के आउटसाइड से हम किस तरीके से एनर्जी को लेते हैं वो हम लोग पढ़ेंगे, किस किस के द्वारा हम लोग एनर्जी को प्राप्त करते हैं। देखिए यहाँ पे है सोर्स ऑफ एनर्जी में सन। द सन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग थिंग्स। Plants prepare their own food with the energy received from the sun. Humans and animals depend directly or indirectly on plants for their food. All living things are therefore dependent on the sun for energy. देखिए जो सन होता है वो हमारी एनर्जी का मेन सोर्स होता है, बहुत बड़ा सोर्स होता है, क्योंकि जो सन होता है, सन की जितने भी ऑल लिविंग थिंग्स हैं वो सन से एनर्जी लेने का काम करते हैं। प्लांट्स भी अपने फूड को प्रिपेयर करने के लिए सन से एनर्जी लेता है। ह्यूमन और एनिमल जो है वो सभी ह्यूमन बोले, एनिमल बोले या फिर प्लांट बोले, सब कुछ वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूप से अपने फूड के लिए डिपेंडेंट होते हैं, तो उसके लिए एनर्जी चाहिए होती, क्योंकि बिना एनर्जी के हम लोग फूड भी प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है विंड। मूविंग एयर हैज़ एनर्जी विच कैन बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। दिस इज डन थ्रू विंड मिल। तो देखिए विंड भी बहुत ज़्यादा
ज़रूरत होती है हमारे लिए। विंड भी हमारी एनर्जी का मेन सोर्स मानी जाती है, क्योंकि इससे इलेक्ट्रिसिटी हम लोग जनरेट करते हैं और ये सब चीज़ हम लोग विंड मिल में इस इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं। मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए विंड की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है वाटर। रनिंग वाटर हैज़ एनर्जी विच कैन बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। देखिए रनिंग वाटर भी एनर्जी है एक तरीके का, इसका यूज भी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए करते हैं। दिस कैन बी डन बाय कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम। तो ये डैम के कंस्ट्रक्शन के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है फ्यूल। मूविंग व्हीकल गेट देयर एनर्जी फ्रॉम फ्यूल लाइक पेट्रोल, डीजल, ऑयल और गैस। देखिए जितने भी व्हीकल्स होते हैं वो जो चलते हैं तो वो कहाँ से चलते हैं, उनको चलने के लिए भी तो एनर्जी चाहिए। जैसे मैं बोलूँ, यदि मैं आपको 10 दिन तक खाना नहीं दूं तो क्या होगा, आप चल पाओगे, कोई काम कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको एनर्जी नहीं मिल रही है। सेम इसी तरीके से हमारे व्हीकल्स होते हैं, यदि हम लोग व्हीकल पे फ्यूल नहीं डालेंगे, जैसे पेट्रोल, डीजल या फिर गैस, ये सारी चीज़ें हम लोग नहीं डालेंगे तो उनको एनर्जी नहीं मिलेगी और वो नहीं चल पाएंगे। तो यदि हमको अपने व्हीकल्स को चलाना है तो हमको उसको एनर्जी देना पड़ेगा, और एनर्जी हमें कहाँ से मिलेगी? फ्यूल से मिलेगी। बर्निंग ऑफ फ्यूल रिलीज द एनर्जी which is present in them. Fuel are also used for cooking food and to make other machines work. देखिए फ्यूल का यूज हम लोग फूड को कुकिंग करने के लिए भी करते हैं और फ्यूल के द्वारा और अदर मशीन्स वर्क भी परफॉर्म किए जाते हैं। नेक्स्ट है जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी इज द हीट फ्रॉम द अर्थ। रिसोर्स ऑफ जियोथर्मल एनर्जी रेंज फ्रॉम द shallow ground to hot water and hot rock found a few miles beneath the earth's surface and down even deeper to द एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर ऑफ मोल्टेन रॉक। तो इस तरीके से जियोथर्मल एनर्जी भी एक हमें ज़रूरत होती है। ये भी एक एनर्जी का टाइप है जिसके द्वारा एनर्जी मिलती है। नेक्स्ट है फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। अब एनर्जी के कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। देखिए फर्स्ट है मैकेनिकल। मैकेनिकल एनर्जी इज द एनर्जी विच इज पॉसेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन और इट्स स्टोर एनर्जी ऑफ पोजीशन। इट इज एनर्जी इन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन और पोजीशन और बोथ। देखिए मैकेनिकल एनर्जी के द्वारा ही कोई भी ऑब्जेक्ट होता है वो या तो मोशन कर पाता है या फिर एक पोजीशन पे रहता है। मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? किसी भी ऑब्जेक्ट में स्टोर होती है और जब हम उसको चलाते हैं, रन कराते हैं, तो वहाँ पे मैकेनिकल फॉर्म पे एनर्जी यूज की जाती है। नेक्स्ट है केमिकल। केमिकल एनर्जी इज कॉज्ड बाय केमिकल रिएक्शंस। देखिए केमिकल रिएक्शंस आप लोग केमिस्ट्री वगैरह पढ़ोगे आगे क्लास में तो वहाँ आपको समझ में आएगा। हम लोग क्या करते हैं, कोई भी एलिमेंट्स का आपस में रिएक्शन कराते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, केमिकल्स रिएक्शन होती है जिसके कारण केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। सिंपल एग्जांपल इज यूज ऑफ फ्यूल टू मूव अ कार और कुक फूड एट होम। इसका सिंपल एग्जांपल होता है हम लोग कार को चलाने के लिए जो फ्यूल यूज करते हैं और फूड को बनाने के लिए घर में जो यूज करते हैं एनर्जी केमिकल एनर्जी होती है। हीट एनर्जी इज ऑब्टेन्ड बाय बर्निंग फ्यूल लाइक पेट्रोल, डीजल, ऑयल एंड गैस। तो हीट एनर्जी कहाँ से हमें मिलती है? जब हम लोग फ्यूल को बर्न करते हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल और गैस को जलाएंगे तो वहाँ से हमें हीट एनर्जी मिलेगी। इट इज़ यूजफुल फॉर अस in many way. It is used for cooking, drying, heating and to run vehicle and machines. तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है हीट एनर्जी, क्योंकि इसका यूज हम लोग कुकिंग के लिए करते हैं, हीटिंग के ड्राइंग के लिए करते हैं, ड्राइंग के लिए करते हैं, हीटिंग के लिए करते हैं और इसके अलावा हम लोग व्हीकल और मशीन्स को चलाने के लिए भी करते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज यूज इन आवर होम एंड ऑफिस। तो हम लोग ऑफिस और घरों पे इसका यूज करते हैं। इट कैन बी टू रन एप्लीकेंट्स लाइक फैंस, गैसर्स एंड कंप्यूटर्स, ओवन, रेफ्रिजरेटर। तो हम लोग जितने भी घर पे इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं, जैसे फ़ैन हो गया, कूलर हो गया, कंप्यूटर हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, और भी जो चीज़ हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स वाली यूज करते हैं, तो उन सभी में जो एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहलाती है। तो इस तरीके से हमारा ये जो चैप्टर है वो ओवर हो गया। इस चैप्टर में हम लोगों ने फोर्स के बारे में पढ़ा, एनर्जी के बारे में पढ़ा और वर्क के बारे में, और इसके अलावा एनर्जी के कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं उसके बारे में हमने समझा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। ओके, थैंक यू सो मच।